तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी रिच है, और अगर आप जैसे जैसे पूरब जाएंगे पर कैपिटा वैसे वैसे कम होती जाएगी। या दिल्ली के इर्द गिर्द आप देखिए जो भी क्षेत्र है, यह प्रथम विश्व युद्ध से ही यहाँ के लोग जब बाहर युद्ध के में सम्मिलित होने गए तो वहाँ से जब आए तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े लैंड खरीदे, और उसके तहत जो पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन्हीं क्षेत्रों में। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जो वहाँ से लोग पैसा लाए थे उसके तहत वह बड़ी बड़ी ज़मीनों को, आकार के ज़मीनों को खरीदे और शिक्षा में ज़्यादा वो आगे बढ़े। और जब परिवर्तन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि वो तुरंत उसको एडाप्ट कर लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक IAS में स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं कि आप लोगों को मैं यश कुमार भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों को योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, जैसा कि आप लोगों को शब्द से ही मालूम चल रहा है कि योजना आयोग, योजना का मतलब होता है जब कोई हम कार्य करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं कि कोई काम को किस प्रकार और कैसे समय के साथ उसको डिवाइड किया जाए ताकि हम लोग उसमें वांछित सफलता पा सकें। आइए उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसमें प्रगति होता है 1934 में। इस समय एम विश्वेश्वरैया, जो कि भारत में नियोजन, आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में जाना जाता है, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, और यह भारत में नदी जोड़ो योजना के महत्व विकास के भी जनक के रूप में जाने जाते हैं। और यह मूल रूप से एक इंजीनियर थे। इनकी यह बुक आती है, उसी के बाद भारत में नियोजन पर चर्चा होने लगता है। और सबसे पहली चर्चा होती है 1938 में, जब हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी है, इसी का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1985 में होती है A.O. ह्यूम द्वारा, और इसी की बैठक 1938 में होती हरिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वहीं थे जो 1942 में कहे थे भारत की आज़ादी के समय कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। वह अध्यक्ष थे इस समय, और अध्यक्षता के समय ही उन्होंने भारत में योजना के लिए एक समिति का गठन किए, और उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं आज़ादी के बाद। और आइए आगे हम लोग डेवलपमेंट देख लेते हैं। 1941 में प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, और वह भी योजना के संदर्भ में अपना संस्तुति देता है। उन्नीस और 45 में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं, उसमें भारत के महत्वपूर्ण 8 प्रमुख उद्योगपति थे। इन्हीं उद्योगपतियों ने उस समय जो भारत में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 65 रुपया थी, उसको 15 वर्षों में बढ़ाकर 130 रुपया करने का उन्होंने टारगेट रखा। इस प्लान को टाटा बिरला प्लान के रूप में भी जाना जाता है, और इस योजना का आकार जो था 15 वर्षों में खर्च करने का, वह 10,000 करोड़ रुपए रखा गया था, और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रगति था योजना के संदर्भ में। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। और यह जितने भी फैक्ट मैं बतला रहा हूँ, यह फैक्ट यूपी PCS, बिहार PCS और महत्वपूर्ण वनडे एग्जामों में यह अक्सर पूछ देता है। 1944 में श्रीमन नारायण थे, इन्होंने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी कि भारत में गांधीवादी योजना
किस प्रकार होनी चाहिए, इसका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए। फिर 1944 में ही हम लोग देख लेते हैं, आयोजन तथा विकास विभाग का गठन किया गया था। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत उपनिवेश था और उस समय अंग्रेज़ों के समय जब उपनिवेश काल था तो उस समय आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की गई थी। और अर्देशियर दलाल जो थे, जो कि बॉम्बे प्लान के या देखरेख में इनके हुआ था, वहीं इन्हीं के देखरेख में यह भी विभाग का गठन किया जाता है। आइए हम लोग आगे प्रगति देखते हैं। 1944 से 46 के बीच योजना बोर्ड का गठन स्थापना किया जाता है और यह 44 में इसका गठन किया जाता है और 46 तक यह काम करता है। फिर उसके बाद 1945 में जो है यमयन राय एक योजना लेकर आते हैं जिसे पीपुल्स प्लान के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो समिति है वह केसी नियोगी समिति है, जिसका गठन 1946 में किया गया था। और यही केसी नियोगी जी हैं जो कि आगे आपका पहला जब वित्त आयोग का गठन होता है तो यह उसके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। और यही समिति जो गठन की जाती है, इसी समिति ने सबसे पहले योजना आयोग के गठन की संस्तुति दी थी और इन्हीं के संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य के बारे में देख लेते हैं। 1950 में सर्वोदय प्लान लाया जाता है, जिसके जयप्रकाश नारायण जो थे वह इसके घोषणा करने वाले थे, इसके सूत्रधार थे कि सर्वोदय प्लान भी भारत में लॉन्च किया जाए। और यह अक्सर पीसीएस की परीक्षाओं में पूछ भी देता है। फिर देखते हैं हम लोग केसी नियोगी जो समिति अभी मैं ऊपर जिक्र किया था, इसको इसी के आधार पर योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को गठन किया जाता है योजना आयोग का। और 28 मार्च 1950 को यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है योजना आयोग। क्योंकि 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए उस समय 3 दिनों में कोई योजना नहीं बनाई जाती है। खासकर उस देश में जो आज़ादी के अभी कम समय हुआ है, आज़ादी के उस दंश से बाहर निकला है जिसमें मैक्सिमम लोग गरीब हैं। आपके यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही कोई मालूम है कि कौन से क्या स्थिति है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी उस समय। तो उसके बाद 28 मार्च 1950 से लेकर 1 अप्रैल 1951 को आपका पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च होती है और हम लोग इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लेते हैं कि योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है। और यह अक्सर बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह पूछ देता है कि योजना का महत्वपूर्ण क्या केंद्र बिंदु रहता है। तो जितनी भी योजनाएं अभी तक भारत में चली थी, 1 से लेकर 12 कुछ कुल योजनाएं थी पंचवर्षीय योजना। तो हर योजना का सबसे प्रमुख जो लक्ष्य होता है वह आर्थिक विकास होता है। इसमें आर्थिक समृद्धि प्रमुख होता है। और आर्थिक विकास मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि आर्थिक विकास में वह सारी चीज़ें आती हैं जो आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक, मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि होती हैं, सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आर्थिक विकास सर्वोत्तम, सबसे ऊपर प्राथमिकता रहता है। उसके बाद रहता है सामाजिक न्याय। समाज में ऐसा विकास किया जाए जो कि हर वर्ग के पास पहुँचे, उसमें उनके बीच सामाजिक न्याय हो सके कि अगर एक व्यक्ति के पास इतना है, धन है या इतना रोजगार के अवसर हैं, तो दूसरा जो कि अभी तक पिछड़ा था उसको भी उस मुख्य धारा में जोड़ा जाए।
और तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। चूँकि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना वो बहुत ही आपका हाइपरथेसिस का कल्पना है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हर पंचवर्षीय योजना में इसको विशेष फोकस किया, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो हमारे लोग हैं वह कृषि क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए प्रमुख प्राथमिकता रही है। आइए अगला देख लेते हैं, गरीबी निवारण एवं रोजगार के अवसरों का सृजन। आप रोजगार के अवसर जब पैदा करेंगे तो उसी के थ्रू आप गरीबी को कर सकते हैं। और यह हमारा जो है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में यह मुख्य फोकस केंद्र बिंदु में आ गया था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसका सबसे मेन फोकस जो होता है उसमें आत्मनिर्भरता भी रहता है, कि हम किसी कहीं और डिपेंडेंसी न रख सकें। इसीलिए प्रारंभ में जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी होती थी, हम लोग तो आयात प्रतिस्थापन लगाए कि जो चीज़ हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को आयात करते हैं उसको अपने ही देश में उत्पादित करें, बाहर से न मंगाएं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, निवेश एवं पूंजी निर्माण। पूंजी हम लोग अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि और पूंजी निर्माण कर सकें, जिससे कि रोजगार का सृजन हो। और रोजगार का जब सृजन होगा तो हम लोग गरीबी या तो उस देश भारत देश की विकास को आगे बढ़ा सकेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आय वितरण और क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता आप जैसा जानते ही हैं कि भारत, अगर उत्तर प्रदेश या भारत को ही लिया जाए तो आप देखेंगे कि एक विशेष क्षेत्र में लोग ज़्यादा इनकम होता है, जबकि दूसरे क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी रिच है, और अगर आप जैसे जैसे पूरब जाएंगे पर कैपिटा वैसे वैसे कम होती जाएगी। या दिल्ली के इर्द गिर्द आप देखिए जो भी क्षेत्र है, यह प्रथम विश्व युद्ध से ही यहाँ के लोग जब बाहर युद्ध के में सम्मिलित होने गए तो वहाँ से जब आए तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े लैंड खरीदे, और उसके तहत जो पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन्हीं क्षेत्रों में। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जो वहाँ से लोग पैसा लाए थे उसके तहत वह बड़ी बड़ी ज़मीनों को, आकार के ज़मीनों को खरीदे और शिक्षा में ज़्यादा वो आगे बढ़े। और जब परिवर्तन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि वो तुरंत उसको एडाप्ट कर लिए। तो क्षेत्रीय विषमता को भी दूर करना, और क्षेत्रीय विषमता जब भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता कभी भी दूर नहीं की जा सकती। यह एक समझ लीजिए कल्पना है, कल्पना के समान है, और इसको कभी भी कोई भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता वह जितना भी ऊपर पहुंच जाए, भले ही कितना भी वेलफेयर स्टेट हो, वह कभी भी क्षेत्रीय विषमता को दूर नहीं कर सकती। जब भी आय बढ़ता है तो उसके साथ साथ असमानता बढ़ता जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं आधुनिकीकरण। यह हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि हम मॉडर्नाइजेशन को अपनाएंगे, नए नए उद्योग धंधों को या इत्यादि चीज़ों को हम आधुनिकीकरण पर ज़्यादा बल देंगे। और मानव संसाधन का विकास करना, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना का हमारा मेन लक्ष्य था। मानव संसाधन का मतलब जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनके स्किल और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर हम लोग ज़्यादा बल देंगे। और 10वां हमारा मुख्य पॉइंट है निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण। जैसा कि आप जानते हैं 24 जुलाई 1991 को एलपीजी मॉडल लाया गया था। निजीकरण, हम लोग निजी उद्योगों को बढ़ावा देंगे। उदारीकरण, हमारे यहाँ जो लाल फीताशाही है उसको हम कंट्रोल करेंगे। लाल फीताशाही का मतलब जितने भी आप कोई भी चीज़ जाइए उद्योग के संदर्भ में या कोई चीज़ स्थापना कर रहे हैं तो आपको कई
दरवाज़ों से होकर उसके अप्रूवल के लिए आपको कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उसको कम से कम किया जाएगा। उस पर जो भी लगाम सरकार द्वारा लगाई जाती है, जैसे उस समय था MRTP एक्ट बना था और यह एक्ट तो बना था कि मोनोपोली को ख़त्म किया जाए, लेकिन यह आया तो और विषमताएं बढ़ती गई। तो इसके बाद जो आता है इसी में परिवर्तन किया जाता है, वह CCI बनता है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और वह उदारीकरण का एक रूप है। और वैश्वीकरण का मतलब यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करेंगे विश्व के लिए, और विश्व के लोग आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके चलते हम अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। यह 24 जुलाई 1991 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसी समय यह पंचवर्षीय योजना को यह LPG मॉडल को लागू किया गया था। क्योंकि उससे पहले यह क्रमिक विकास 1980 के दशक से ही चल दिया था, लेकिन 1991 में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। वैश्वीकरण को जब हम लोगों ने किया तो उस दौर में जो गरीबों के लिए सुरक्षा जाल का उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा जाल का मतलब जो गरीब लोग हैं, ताकि हम लोग जब कोई उद्योग धंधों को स्थापित या भारत में LPG मॉडल के थ्रू हमारे यहाँ आए तो वो अपने हित को उनके हित साधते हुए उनको कैसे वेलफेयर स्कीमों की तरफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, इसी में था सुरक्षा जाल के रूप में उसे स्थापित करना। और अगला है तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास। समावेशी शब्द आप बराबर सुनते हैं। समावेशी विकास को इंग्लिश में इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसके साथ साथ अंतिम पंक्ति में, अगर देश का मान लीजिए कोई भी जो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, उसके साथ साथ जो भी योजना बनाई जाए उसको से लेके लास्ट वाला व्यक्ति जो है, जो अंतिम पंक्ति या रिमोट एरिया में है, वह भी उससे लाभान्वित हो। हमारे योजनाएं ऐसी होनी चाहिए। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि यह दिया हुआ है, हमारा यह लोगो है नोटबुक IAS का। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ जाने के बाद नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए, और टाइप करने के बाद प्ले स्टोर में हमारा यह ऐप दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप सिविल सर्विसेज, खासकर BPSC, MPPSC और उत्तर प्रदेश RO UPSC की परीक्षाएं बेहद ही कम कीमत पर, समझ लीजिए कि हम लोग इस समय एकदम छूट दिए हुए हैं, और आप लोग डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग, हमारा यह दिया गया नंबर है, इस पर नंबर 24 × 7 हम लोग इस पर उपलब्ध हैं। आपको कोई भी इशू आएगा, इस पर जाइए, आप लोग, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो आपकी मदद करेगी, और वहाँ से आप बेहद ही कम कीमत पर आप इसको ज्वाइन कीजिए और RO में आप वांछित सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।